फिर बढ़ाते हैं हम आज के इस सेशन को आगे की तरफ। जो हमारा टॉपिक चल रहा है कॉन्टिन्यूटी में, न्याय वाक्य, दैट इज सिलॉजिज्म। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक टर्म्स का आइडिया लिया कि समझा था कि स्टेटमेंट क्या होती हैं, कंक्लूजन्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट चार तरह की होती हैं: एफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पर्टिकुलर, पॉजिटिव, नेगेटिव। मतलब शॉर्ट में बोलूं तो ऑल, नो, सम और सम नॉट। इनका वेन डायग्राम कैसे बनता है, इनके अंडर जब सारे के सारे जितने भी कंक्लूजन्स या निष्कर्ष पूछे जाते हैं तो कब कब क्या चीजें ट्रू होती हैं। ठीक है, तो हम उस चीज को एक कंबाइन वे में आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट में मैंने एक पॉइंट होल्ड पे रखा। मैं पहले वो पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। पॉइंट क्या था कि अगर मेरे पास स्टेटमेंट सम नोट में है, जैसे मैं कहता हूं कि सम ए आर नोट बी, अगर मेरे पास स्टेटमेंट सम नोट में है तो अगर इसी के अंडर कोई कंक्लूजन पूछा जाए कि सम बी आर नोट ए, कि कुछ बी ए नहीं है, ए सही होगा या गलत है, तो ये कंक्लूजन क्या होता है? गलत। क्योंकि हमें डाटा गिवन है कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी का पार्ट नहीं है। कौन से बी ऐसे हैं जो ए नहीं है, इसकी क्लियरिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे लग रहा था कि डाउट में हो सकता है, तो मैं आज इसी का रीजन आज की क्लास में दूंगा। ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी केसेस थे आपको क्लियर थे। ठीक है, हालांकि आपको स्टेटमेंट में कभी भी सम नोट आएगा नहीं, बट निष्कर्ष या कंक्लूजन के थ्रू ये चीज पक्का पूछी जाती है और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रू भी होती है। मैंने ये भी बोला था। तो मेन टारगेट हमारा रहेगा सम नोट को समझने को लेके भी, पर स्टेटमेंट में मैं सम नोट इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो एग्जाम में भी नहीं आएगा। बट इसका रीजन पता होना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट सम नोट में आ भी जाए तो उसमें कोई भी निष्कर्ष ट्रू क्यों नहीं होता। ठीक है, तो अब जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए थे, सारे का सारा ऑल लिया, सारे का सारा नो लिया, सारा सम था या सारा सम नोट था, अब मैं सभी की सभी स्टेटमेंट्स को मर्ज करके एक कंबाइन एग्जाम्पल लेने वाला हूं। उस कंबाइन एग्जाम्पल के अंदर जितने भी हमारे केसेस बनेंगे वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट का सेट देख लीजिए क्या है, ये कंबाइन एग्जाम्पल रहेगी हमारी। ठीक है, चलिए, तो स्टेटमेंट्स हैं सम ए आर बी, मतलब कि कुछ ए बी का पार्ट है। ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी क्या बन के बैठे हैं? सी। सम सी आर डी, कुछ सी डी बन के बैठे हैं। और ऑल डी आर ई, और सारे के सारे डी क्या हैं? ई। नो सी इज एफ, कोई भी सी एफ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए क्या है। कुछ ए बी बन के बैठे हैं, ये वाले ए, ये ए बी बन के बैठे हैं, और सारे के सारे बी क्या बन के बैठे हैं? सी का पार्ट है। कुछ सी डी बन के बैठे हैं, ये पोर्शन सी का डी बन के बैठा है, और सारे ही डी किसका पार्ट बन के बैठे हैं? ई का पार्ट बन के बैठे हैं, और कोई भी सी एफ नहीं है। तो मैं इस रफली एक कंबाइन एग्जाम्पल के साथ हमारे जितने भी केसेस बनते हैं या कंक्लूजन्स बनते हैं, हम एक एक करके सारे के सारे केसेस डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत फेस करने को ना मिले। तो जितने भी केसेस हैं हम सारे कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही आप अपनी स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बना लेंगे, बना लिया ना, देखो तो इसमें क्या है, जैसे ही आपने पूरी स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बना लिया, कंक्लूजन या निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले क्वेश्चन को करने की टेक्निक बता रहा हूं आपको, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, किसी से नहीं पता चलेगा आपको। क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करने से पहले जो भी इससे रिलेटेड आपको निष्कर्ष या कंक्लूजन गिवन होंगे, उस पे अप्रोच करने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि आपने जो स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाया हुआ है उसमें डायरेक्ट या नेगेटिव क्रॉस का रिलेशन किन किन चीजों में गिवन है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं नेगेटिव क्रॉस का रिलेशन, मतलब ऐसे कौन से दो पैरामीटर्स हैं जो आपस में नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं? कौन कौन है? देखो, सी और एफ। डायरेक्ट क्रॉस मतलब फुल्ली पोर्शन नेगेटिव रिलेशन बना रहा हूं, वो कौन कौन बना रहा है? सी और एफ। अगर सी एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है तो बी भी तो सी का पार्ट है, फिर बी भी एफ के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है, नेगेटिव रिलेशन बना रहा है एफ के साथ। तो यहां पर नेगेटिव रिलेशन बनाने वाले हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, पहला सी और एफ के बीच में,
दूसरा बी और एफ में। तो मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन को करने की दी बेस्ट अप्रोच है। जैसे ही आपको लग गया पता कि डायरेक्ट क्रॉस या नेगेटिव रिलेशन या नेगेटिव क्रॉस का रिलेशन इन दो चीजों में है, 60% क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। 60% आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। पेंडिंग बचेगा 40%, वो भी सिर्फ आपके निष्कर्ष के आंसर सत्य है या नहीं है वो मार्क करने में, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलो तो अभी हमें पता चल गया नेगेटिव रिलेशन एक तो सी और एफ में है, दूसरा बी और एफ में है। अब हम सारे के सारे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस यहां पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने के फुल ऑन चांसेस है। ठीक है, चलिए जैसे कि मेरे पास पहला कंक्लूजन, सम ए आर सी, अप्रोच वही बनाएंगे ताकि एक ओवरव्यू भी मिल जाए आपको कि क्या क्या चीजें आपने देखी थी। तो पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी, मतलब कुछ ए जो है वो सी का पार्ट है। तो सम के केस में हमने क्या सीखा था कि सम का कंक्लूजन या सम वाला कंक्लूजन तभी सत्य या ट्रू माना जाएगा जब वो एक दूसरे के साथ इमीडिएट पेयर बनाएंगे, तत्काल एक दूसरे के बैठे होंगे। तो देखते हैं, ए ये रहा और सी ये रहा सारे का सारा, तो ए और सी इमीडिएट पेयर हुए। ठीक है, इमीडिएट पेयर है तो ये ट्रू है, नहीं तो आप ड्रॉ करके देखिए, मैं इस चीज की डिमांड कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ आपको विजिबल होना चाहिए। तो देखो दिखाई दे रहा है, अगर मैं बी को हाइड कर लूं यहां से तो ए आपको कुछ पार्ट सी के अंदर ऐसा कुछ विजिबल होगा। तो जो चीज विजिबल है वही तो ट्रू मानी जाएगी, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। मोर ओवर अगर हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली देखें, अगर हम ये चीजें नहीं भी करते हैं और करनी भी नहीं है, क्योंकि हमारा मेन टास्क क्या है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना। तो अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से कि कुछ ए ऑलरेडी बी बन के बैठे हैं, ये ए देखिए बी का पार्ट है, वो सारे बी क्या बन के बैठे हैं, सी बन के बैठे हैं। जब सारे ही बी बन चुके हैं सी, तो बी के अंदर जो पोर्शन आ रहा है ए का, कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये सम वाला। तो जो पोर्शन ए का बी बन के बैठा है और सारे बी अगर सी बन चुके हैं, तो जो पोर्शन ए का बी के अंदर आ रहा है वो भी तो सी का पार्ट ही है। देखिए, तो कुछ ए किसके अंदर आ रहे हैं, सी के अंदर। सी के अंदर कौन आ रहा है, ए आ रहा है। ए आ रहा है ऐसा नहीं बोलना, कुछ ए आ रहे हैं। ए आ रहे हैं मतलब सारे ए आ रहे हैं। मतलब अगर आप कहते हैं ए आर सी, तो मैं इसको समझूंगा बाय डिफॉल्ट ऑल ए आर सी। जैसे कि अगर आपके पास स्टेटमेंट है पेन्स आर पेंसिल, मैं बता देता हूं मैंने अभी क्या बोला, पेन्स आर पेंसिल्स। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बोला। कितने पेन्स, सम, ऑल, नो, सम, नोट, क्या है। तो ये डाउट आया ना अभी। चलो मैं इसी के विद रिस्पेक्ट टू एक स्टेटमेंट देता हूं, राम इज अ बॉय। अब राम क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है। तो हमने क्या सीखा था, एफर्मेटिव पॉजिटिव में पर्टिकुलर नेम भी इंक्लूड होता है। राम एक सिंगल पर्सन हो गया तो ये 100% है अपने आप में। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल राम इज अ बॉय। अब ऑल थोड़ा बोलोगे, राम तो एक सिंगल पर्सन ही है, तो अपने आप में ही वो क्या है, एफर्मेटिव। तो राम से पहले कुछ भी एड ऑन नहीं किया, ना ऑल, ना सम, ना नो, ना सम नोट। क्यों, क्योंकि वे एक पर्टिकुलर नेम का है, पार्ट है, और पर्टिकुलर नेम एफर्मेटिव का पार्ट होता है 100%। इसी तरह अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से पहले कोई भी टर्म एड ऑन नहीं करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, एक पर्टिकुलर नेम बन जाता है, जो कि आपका किसका पार्ट होगा, हमेशा ऑल के अंडर ही काउंट होगा। ठीक है, अगर बोला जाए पेन्स आर पेंसिल्स, कितने पेन्स, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट किस में काउंट होगा, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स में। इसी तरह अगर आपको बोला जाए बी के अंदर कौन आ रहा है, तो ये नहीं बोलना है कि ए आ रहे हैं, ए का मतलब सारे ए आ रहे हैं। तो आपको जो दिखाई देगा वही देखना है, ठीक है, या वही बोलना है कि बी के अंदर कौन आ रहे हैं, कुछ भी ए आ रहे हैं। तो कुछ ए बी के अंदर है और सारा बी सी बन के बैठा है, तो कुछ ए भी किसका पार्ट है, सी का पार्ट है। आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि अगर आप सब्जेक्ट से पहले कोई भी टर्म यूज नहीं करते हैं, ऑल, नो, सम या सम नोट, तो वो बाय डिफॉल्ट किसका पार्ट बन जाता है, सम, ऑल का पार्ट बन जाता है। दैट इज एफर्मेटिव पॉजिटिव, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नेम काउंट होगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगला कंक्लूजन देखिए, अगर आपको बोला जाए सम ई आर सी, ठीक है, कंक्लूजन है अगला सम ई आर सी। देखो, एक क्वेश्चन को करने की एक और नई अप्रोच, जो क्वेश्चन आपको कंक्लूजन में गिवन है या पूछा गया है, जरूरी नहीं है वैसा ही देखो।
अगर मैं सपोज इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहा हूं, होता तो देखो बायलिंगुअल है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, सम ERC, एक तो ये चीज है। दूसरा मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करके देखता हूं, कुछ EC है। तो जैसे ही आपको कोई भी कंक्लूजन गिवन हो, जरूरी नहीं है कि जैसा गिवन है वैसा ही पढ़ना है। आप उसे एक काम कीजिए, अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो। उससे क्या है, चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे सम ERC, या गिवन है कुछ EC है, कुछ E की बात की गई है। अब देखो ये सारे E हैं, ये सारे का सारा C है, तो E का देखो सब पार्ट कौन बन के बैठा है, C। देखो ये पोर्शन जो है C का, D बन के बैठा हुआ है, और सारे ही D किसका पार्ट है, E का। तो ये पोर्शन C का E के अंदर आया या E का C के अंदर आया, बात तो एक ही होगी, क्योंकि इसमें कुछ C भी है, D भी है और E भी है। तो बात किसकी की गई है, कुछ EC है। तो सम ERC, ये पोर्शन E का क्या है, C। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगला कंक्लूजन देखिए, ठीक है। अगला कंक्लूजन, अगर आपसे बोला जाए सम BRD, इसकी बात की गई है, सम BRD, मतलब कि कुछ B जो है वो D बन के बैठे हैं। तो देखो ध्यान से, ये सारे का सारा B है, ये सारे का सारा D है। या B का कोई भी कंसर्न हमें D के साथ गिवन है, देखो B और D इंडिपेंडेंटली बैठे हैं, अलग अलग दूर दूर बैठे हैं, इमीडिएट पेयर भी नहीं बन रहे। बना के देखोगे तो भी नहीं दिखाई देगा। देखो सम BRD, क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? तो जो चीज विजिबल नहीं है वो हमेशा श्योरिटी में क्या होती है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम जितनी भी आज एग्जांपल सीख रहे हैं वो श्योरिटी वाली है, मतलब सोचना नहीं है, जो दिखाई देगा सिर्फ उसी पार्ट को कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, फॉल्स कंक्लूजन। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलो इसी के अंडर एक और पार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको आगे पूछा जाए अगला कंक्लूजन, ध्यान से समझना, नो ए इज ई, नो ए इज ई, कोई भी ए ई नहीं है। तो हमने नो से रिलेटेड कंक्लूजन कैसे सीखे थे, कि जब भी आपको नो से रिलेटेड कोई भी निष्कर्ष गिवन हो और वो जिन दो चीजों में गिवन होगा, तो उन दो चीजों में आपको क्या दिखना चाहिए, एक डायरेक्ट क्रॉस दिखना चाहिए। क्या आपने ए से ई तक कोई डायरेक्ट नेगेटिव क्रॉस यूज किया? जब आपने क्रॉस ही नहीं यूज किया, कांटा ही नहीं लगाया, तो दिखेगा भी कहां से? तो ये कंक्लूजन क्या हुआ, फॉल्स। चाहे ड्रॉ करके देख लीजिए, पर ड्रॉ करने की हैबिट मत बनाना। कुछ एक केसेस हम आज डिस्कस करेंगे, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसका सिर्फ रेफरेंस लेना है, इतना ध्यान में लेके चलो, कोई भी ए ई नहीं है, दिखना चाहिए वो रिलेशन, क्योंकि श्योरिटी का मतलब है डेफिनेट, जो चीजें दिखाई पड़ेंगी वही सच मानी जाएंगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फिर से देखिए, अगला पॉइंट लेते हैं, अगला कंक्लूजन या निष्कर्ष देखते हैं। मैं कहता हूं सम बी आर नॉट ई, अगला निष्कर्ष आया सम बी आर नॉट ई। ठीक है, ये निष्कर्ष पूछा गया कि कुछ बी ई नहीं है। दिखाओ कौन से बी ई नहीं है, विजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स। अब ये मत कहना कि मैंने बताया था कि सम नोट हमेशा गलत होता है। माना कि सम नोट में हमेशा चीजें गलत होती हैं, बट उसके लिए कंडीशन भी बताई थी, स्टेटमेंट या कथन का भी सम नोट में होना जरूरी है। मैंने बोला था ना कि अगर स्टेटमेंट में सम नोट आया तो उन दो चीजों में कुछ भी ट्रू नहीं होगा, सारे कंक्लूजन फॉल्स जिनमें भी सम नोट गिवन होगा। बट यहां तो मैंने सम नोट गिवन ही नहीं किया, क्योंकि वो तो अभी आपका डाउट है ना, वो तो क्लियर करना है। जो चीज मैंने क्लियर ही नहीं की तो गिवन भी नहीं करूंगा, तो हमें वो चीजें क्लियर करनी है अभी। ठीक है, कि सम नोट में ऐसा क्या खास था कि अगर स्टेटमेंट सम नोट में है तो कंक्लूजन क्यों नहीं गलत, क्यों सही नहीं होते हैं, वो चीजें सीखेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला था आपको सम नोट में स्टेटमेंट नहीं आएगी, बट निष्कर्ष या कंक्लूजन जरूर गिवन होंगे, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्या होते हैं, ट्रू या फॉल्स भी होते हैं, तो आपको देखना होगा। तो सम बी आर नॉट ई के केस में आपको कुछ पार्ट बी का ऐसा दिखाई देना चाहिए था जो ई के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो। यहां तो मुझे बी और ई में कोई रिलेशन ही नहीं गिवन, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। डाउट में है ना, आपको बी और ई में कोई रिलेशन ही नहीं दिखाई दे रहा, तो जब कुछ भी विजिबल नहीं है तो उसके ऊपर आप अपना दिमाग नहीं यूज कर सकते, एजम्पशन नहीं लगा सकते, तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट कंक्लूजन,
अगर पूछा जाए सम बी आर सी, बहुत ही सिंपल वाला पार्ट है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी सारी चीजें। सम बी आर सी मतलब कुछ बी क्या है, सी का पार्ट है। तो ध्यान दीजिए यहां पर सारे ही बी क्या बन के बैठे हुए, सी बन के बैठे हैं। सारे का सारा बी क्या बन के बैठा है, सी बन के बैठा है। तो जब सारे ही बी सी बन के बैठे हैं तो सम पार्ट ऑफ बी भी तो सी का पार्ट होगा। रीजन, अगर सारा दिल्ली इंडिया का पार्ट है, अगर मैं कहूं आधा दिल्ली इंडिया का पार्ट है, क्या गलत हुआ? नहीं, क्योंकि जब सारा दिल्ली ही इंडिया का पार्ट है तो आधा भी होगा ही होगा, श्योरिटी में डेफिनेट है वो तो, क्योंकि सम हमेशा किसका पार्ट होता है, ऑल का। जब सारे बी सी है तो सम बी आर ऑल्सो सी, वो भी क्या है, ट्रू। कि आप इसे ड्रॉ करके देखेंगे तो ऐसी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही। देखो सम बी आर सी, क्या दिखाई दिया, कुछ बी सी, ऐसा कुछ विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, बट फिर भी सही है। क्यों? क्योंकि आपके कंसेप्ट कहते हैं ऐसा। समझ में आया? तो अगर आप इसे ड्रॉ करके देखोगे तो नहीं दिखाई दिया, आप फट से इसे फॉल्स मान लोगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने कंसेप्ट को टारगेट करना है। जब सारे ही बी सी बन के बैठे हैं तो सम भी तो है ही है, तो ये कंक्लूजन क्या हुआ आपका, ट्रू हुआ, डेफिनेट ट्रू हुआ। ठीक है, तो ये अभी हम बेसिक वाले पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इसी के अंडर हम और चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये मेरे ख्याल से अब मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा सारे का सारा। चलिए, इसके अंडर हम जो है चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो वेन डायग्राम क्या था, वही वाला देख लेते हैं एक बार। क्या था, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई एंड नो सी इज एफ, ये चीजें थी। ठीक है, अब इसी के नेक्स्ट पार्ट पे स्विच करते हैं और ज्यादा कंक्लूजन की देखते हैं, डिमांड क्या क्या हो सकती है। ठीक है, आते हैं अब अपने नेक्स्ट केसेस के ऊपर। चलो, पहला, अगर इसमें आपको दिया जाए, अब नेगेटिव की बात करते हैं कुछ, कि नो बी इज एफ। नो बी इज एफ मतलब कोई भी बी एफ नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको नो से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन आए और वो जिन दो चीजों में पूछा जाए, तो आपको उन दो चीजों में क्या दिखाई देना चाहिए, काटा, एक डायरेक्ट क्रॉस दिखाई देना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, तो मुझे बी और एफ में देखो क्रॉस दिखाई दे रहा है। शुरुआत में ही बोला था कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले उनके बीच में देखिए डायरेक्ट क्रॉस किन दो चीजों में है। तो डायरेक्ट क्रॉस मुझे एक तो सी और एफ में दिखाई दिया, दूसरा बी और एफ में दिखाई दिया। बी और एफ में डायरेक्ट क्रॉस दिखा, कैसे पता चला, किसके थ्रू पता चला, सी के थ्रू, क्योंकि अल्टीमेटली बी भी तो सी का ही पार्ट है। तो जब सी ही एफ नहीं है तो कोई भी बी एफ नहीं है। तो नो बी इज एफ, कोई भी पोर्शन बी का एफ नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हुआ, डेफिनेट ट्रू, सत्य हुआ। दूसरे कंक्लूजन पे स्विच करते हैं। अगला कंक्लूजन देखिए, अगर आपको गिवन हुआ नो ए इज एफ, नेगेटिव कंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम अभी। नो ए इज एफ मतलब कोई भी ए एफ नहीं है। फिर से हमें अगर नो बी इज एफ, बी और एफ में नो दिखा तो हमने बी और एफ में क्रॉस देखा। अब मुझे ए और एफ में नो मिला हुआ है तो मुझे ए और एफ में क्रॉस दिखना चाहिए। अगर ए और एफ में डायरेक्ट क्रॉस मुझे दिखाई दिया, नेगेटिव रिलेशन दिखाई दिया, तो ही मेरे लिए सही है। क्या आपको ए और एफ में डायरेक्ट क्रॉस दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो जहां चीजें विजिबल नहीं है, श्योरिटी में वो क्या होंगी, एज अ फॉल्स काउंट होंगी, मतलब ये है ही गलत। आपको ए और एफ में डायरेक्ट लिंक गिवन होना चाहिए था। इसी तरह अगर आपके सामने कंक्लूजन रखा जाए कि नो डी इज एफ, अगेन वही बात आती है। अगर आपको नो आया तो नो किस में गिवन है, डी और एफ में, तो आपको डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन किस में चाहिए, डी और एफ में। क्या डी और एफ में नेगेटिव रिलेशन आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर पूछा जाए नो ई इज एफ, कि कोई भी ई एफ नहीं है, कहां दिखाई दे रहा है, हमें तो ई और एफ में रिलेशन ही नहीं गिवन, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अगर बोला जाए नो एफ इज ई, नो एफ इज ई, तो ये भी तो गलत ही होगा, क्योंकि जब ई ही एफ नहीं है तो एफ भी ई नहीं है। वो कहां से ट्रू हो गया, क्योंकि हमने क्या सीखा हुआ है, अगर सी एफ नहीं है तो एफ सी नहीं है। अगर कोई भी बी एफ नहीं है तो कोई भी एफ बी नहीं है, ये भी ट्रू होगा।
ठीक है, तो क्योंकि एक पैरामीटर अगर दूसरे के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाता है, फिर दूसरा भी तो पहले के साथ नेगेटिव तभी बना पाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए नो एफ इज बी या सी, कुछ भी पूछा जाए कि कोई भी एफ जो है वो बी नहीं है या कोई भी एफ सी नहीं है। चलो पहले सी के साथ बात करते हैं। देखो, कोई भी पोर्शन एफ का सी नहीं है, एफ और सी में डायरेक्ट क्रॉस दिखा, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया, देखो नो बी इज एफ, कि कोई भी बी एफ नहीं है, तो हमने इसको क्या माना? ट्रू माना। जब कोई बी एफ नहीं है फिर तो कोई भी एफ बी नहीं है, वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी के रिलेशन अच्छे नहीं है आपस में, अगर आपका और आपका दोस्त कोई भी था एक्स वाई जेड पुराना, मतलब अब दुश्मन बन चुके हैं, अगर आपके साथ उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं बना के बैठे हो तो उसके कौन सा आपके साथ रिलेशन सही है? वाइसे वर्सा होगी ना चीज। सेम सिचुएशन यहां पर है कि अगर बी एफ नहीं है तो फिर एफ भी नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हुआ? ट्रू। सिमिलरली अगर कोई भी सी एफ नहीं है तो कोई भी एफ सी नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? ट्रू हुआ, सही हुआ। तो आई थिंक ये केसेस भी क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अब अपने अगले केस के ऊपर, ठीक है। अगला केस देखिए, ध्यान से समझना, ये अगला केस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्लियर होगा कि आपको कितना एक समझ में आया जितना हमने अभी तक पार्ट डिस्कस किया है या केसेस डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब इस चीज की प्रॉपर क्लियरिटी क्या है अब पता चलेगा आपको। तो ध्यान से देखना अगला कंक्लूजन क्या है। चलो उठाते हैं। अगर मैं आपके सामने यहां पूछूं सम बी आर नॉट एफ, कि कुछ बी एफ नहीं है, सम बी आर नॉट एफ। अब ये मत कह देना जी ये तो फॉल्स है, गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला हुआ है। मैंने क्या बोला था? सम नोट में कोई भी कंक्लूजन गलत होता है, सम नोट में कोई भी कंक्लूजन है वो तो गलत ही होगा, बोला था ना। ऐसा थोड़ा बोला था, उसके लिए कंडीशन दी थी कि उसके लिए स्टेटमेंट का भी सम नोट में होना जरूरी है। बोला था या नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था। तो मैंने यहां तो स्टेटमेंट गिवन ही नहीं की, वो तो अभी समझना है ना हमें, केस पेंडिंग है हमारा, क्यों नहीं होता है ऐसा। बट मैंने ये जरूर कहा था कि सम नोट कभी भी स्टेटमेंट में नहीं आता, वो कंक्लूजन में जरूर पूछा जाएगा और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रू भी होता है। तो हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास कंक्लूजन है सम बी आर नोट एफ, तो मुझे वेन डायग्राम ऐसे बना के देखना है, और अगर ये चीजें मुझे दिखी तो ही सही है। क्या दिखाई दिया? जी आप बोलेंगे ये तो नहीं दिखाई दे रहा, बट ये कंक्लूजन ट्रू है, सत्य है। कैसे? ध्यान से समझो। आपको बस क्या है यहां पर लॉजिकली चीज बात समझनी है। लॉजिकली मतलब अगर मैं ये पार्ट उठाता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल बी आर सी। तो अगर इसमें हमने बात की थी सम बी आर सी की, अगर ऑल बी आर सी गिवन है तो पूछा जाए सम बी आर सी, तो वो क्या माना हमने? ट्रू माना था। क्यों? क्योंकि जब सारे ही बी सी बन के बैठे हैं, जब सारे ही बी सी बन के बैठे हैं, तो सम पार्ट ऑफ बी भी तो सी ही है। क्योंकि जब सारा दिल्ली ही इंडिया के अंदर आ रहा है तो आधा दिल्ली भी तो इंडिया का पार्ट होगा, क्योंकि सम हमेशा किसका पार्ट होता है? ऑल का। हालांकि आप इसे ड्रॉ करके देखेंगे तो सेम एज इट इज नहीं दिखाई दिया, बट आपके कंसेप्ट यही कहते हैं कि सम ऑल है तो सम भी तो है ही है, क्योंकि सम हमेशा किसका पार्ट होगा? ऑल का। तो ये चीजें हमने पिछले केसेस में डिस्कस की, ठीक है। अब ये भी तो सेम ही है बट थोड़ा नेगेटिव है, मैंने थोड़ा नेगेटिव वे में इसे लिया। कैसे नेगेटिव वे में लिया? ध्यान से देखो, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था इस चीज को कि कोई भी बी एफ नहीं है। डिस्कस किया था कि नहीं? देखो नो बी इज एफ, कोई भी बी एफ है ही नहीं। अगर कोई भी बी एफ नहीं है तो अगर मैं बोलूं कि कुछ पोर्शन बी का एफ नहीं है, क्या मैं गलत हूं? अगर मैं बोलूं यहां पर कि कुछ पोर्शन बी का एफ नहीं है, ठीक है, कुछ पोर्शन, यहां से उठाता हूं कि कुछ पोर्शन बी का एफ नहीं है, क्या मैं गलत हूं? मैं तो सही हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम पहले ही डिसाइड करके बैठे हैं कि कोई बी एफ है ही नहीं, तो सम भी तो ऑल का पार्ट होगा। जब कोई बी एफ है ही नहीं तो इसमें से जो भी आधा पोर्शन उठाओगे बी का वो भी एफ नहीं है,
क्योंकि सम हमेशा किसका पार्ट होता है, ऑल का पार्ट होता है। चीजें क्लियर हुई? अगर इसी तरह आपको पूछा जाए कि सम एफ आर नॉट सी, मतलब कि कुछ एफ जो है वो सी नहीं है। सम एफ आर नॉट सी की बात करते हैं। देखो ये क्या है, यहां तो कोई भी एफ सी है ही नहीं, नो एफ इज सी, क्लियरली गिवन है। ठीक है, तो नो एफ इज सी ट्रू हुआ कि कोई एफ सी नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि कुछ पोर्शन एफ का सी नहीं है या आधा पोर्शन एफ का सी नहीं है, तो भी तो सही होगा। जब सारा ही नहीं है तो सम भी तो किसका पार्ट होगा, ऑल का पार्ट होगा। तो ये कंक्लूजन भी क्या हुआ, ट्रू। ठीक है, जब कोई भी नहीं है तो सम भी उसी के ही अंडर काउंट होगा। समझ में आ रही है ना बातें? ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में ही पूछा जाए सम ए आर डी, फिर से सिंपल लेवल वाला उठाते हैं। सम ए आर डी, क्या कुछ ए डी का पार्ट है? कहां दिखाई दे रहे हैं? तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसी तरह अगर आपको बोला जाए सम ए आर एफ, क्या बोला जाए, सम ए आर एफ, क्या कुछ ए एफ है? कहां दिखाई दे रहे हैं कुछ ए एफ के अंदर? नहीं दिखाई दे रहे ना। मतलब जो भी कंक्लूजन आया ना, कोशिश करो अगर वो नहीं चीजें क्लियर में आ रही हैं तो उसे अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करो जहां से आपको चीजें इजीली आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है, समझ में आ सके। तो ये पार्ट भी आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पड़ाव की तरफ। अब ये जो पॉइंट मैं लास्ट वाले समझाने वाला हूं, बेहद इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। ठीक है, पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैं आपके सामने यहां स्टेटमेंट रखूं सम ए आर नोट एफ, ठीक है, मैंने कंक्लूजन क्या रखा, सम ए आर नोट एफ, तो इसे समझते हैं ये सही है या गलत। तो आप कहेंगे जी ये तो सम नोट आ गया, फॉल्स है। ऐसा थोड़ा बोला था मैंने ये कहा था कि सम नोट फॉल्स होता है, नो डाउट। कब? अगर स्टेटमेंट भी सम नोट में है फिर तो हर एक कंक्लूजन फॉल्स होता है। बट मैंने यहां पर स्टेटमेंट सम नोट में नहीं दी, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि कोई भी अगर कंक्लूजन गिवन हो सम नोट वाला, कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही भी होता है। जैसे सम बी आर नोट एफ, सही हुआ ना, कुछ बी एफ का पार्ट नहीं है। तो इस तरह ये भी कंक्लूजन सही है। कैसे सही है, चलो डिस्कस करते हैं। इसमें जो है, मैं सम को दो हिस्सों में बांटने वाला हूं। ठीक है, सम को दो हिस्सों में बांटने वाला हूं। एक नंबर 1 जो बी के बाहर है, और एक है नंबर 2 जो बी का पार्ट बन के बैठा है। तो मैंने इस पूरे कंप्लीट ए को दो हिस्सों में बांट दिया। एक नंबर 1 पार्ट जो बी के बाहर है, एक नंबर 2 पार्ट जो बी के अंदर है। अब जो नंबर 1 वाला पार्ट है, क्या एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है? नहीं बना रहा ना, ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो इसे छुपाओ, इसे हाइड करो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। बट अगर मैं जो नंबर 2 वाले की बात करता हूं, ठीक है, नंबर 1 वाले को मैं हाइड कर रहा हूं क्योंकि वो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन नहीं बना रहा, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, ए का जो पार्ट बी के अंदर है, ठीक है, और सारे के सारे बी क्या है, सी बन के बैठे हैं। जब सारे ही बी सी बन चुके हैं तो कुछ पोर्शन जो ए का बी के अंदर आ रहा है वो भी तो सी ही बन के बैठे हैं। क्योंकि पहला पहला कंक्लूजन ही हमने आज के दिन में यही डिस्कस किया कि सम ए, सॉरी यहां पर ऑल नहीं, सम ए आर सी, तो ये क्या था, ट्रू ही तो था। देखो ये पोर्शन ए का सी बन के बैठा है। सबसे पहला कंक्लूजन यही था आज के सेशन का। तो यहां पर हमें क्या गिवन है कि कोई भी सी एफ नहीं है। देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई भी सी एफ नहीं है। जब कोई भी सी एफ नहीं है तो सी में जो पोर्शन भी आएगा वो भी एफ नहीं है। सी में कौन आ रहे हैं, सारे के सारे बी आ रहे हैं। तो अगर सी एफ नहीं है फिर तो बी भी एफ नहीं है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, नो बी इज एफ, शुरुआत में देखा था ना। जब कोई भी बी एफ है ही नहीं तो बी के अंदर जो भी पोर्शन आएगा वो भी एफ नहीं है। बी के अंदर कौन आ रहे हैं, कुछ पार्ट ए का आ रहा है। देखो कुछ ए बी के अंदर आ रहे हैं और सारे बी सी बन गए हैं। सारे बी सी बने मतलब जो पोर्शन ए का बी के अंदर आ रहा था वो भी सी बना। फिर अगर कोई भी सी एफ नहीं है फिर बी भी एफ नहीं है, और जो पोर्शन ए का बी के अंदर आ रहा है या सी के अंदर आ रहा है वो भी एफ नहीं है। तो मतलब के सम ए आर नोट एफ के केस में आपको ए का कुछ पार्ट ऐसा विजिबल हुआ
जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, डायरेक्टली दिखा ना, तो ये कंक्लूजन क्या हुआ, डेफिनेट ट्रू। मतलब कि ए के केस में कुछ ए ऐसे दिखाई देने चाहिए जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहे हो, ठीक है। ये पोर्शन ए का ऐसा है जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा था, क्लियरली गिवन था, तो हमने इसे क्या कर लिया, ट्रू कंक्लूजन। इसी तरह अगर आपको बोला जाए या पूछा जाए सम डी आर नोट एफ, क्या पूछा जाए, सम डी आर नोट एफ, के कुछ डी ऐसे हैं जो एफ का पार्ट नहीं है, तो देखो ये सही है या गलत। कुछ डी की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ डी एफ नहीं है। कुछ डी, कौन सा डी, ये देखो ये बैठा हुआ है, देखो। अगर मैं इस वाले डी की बात करूं जो सी का पार्ट बन के बैठा है, अब सारे के सारे सी जो है वो एफ नहीं है, नो सी इज एफ, इवन हुआ। जब कोई भी सी एफ है ही नहीं, तो सी में जो पोर्शन आएगा, या डी का, सी में जो भी पोर्शन डी का आएगा, फिर तो वो भी एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। तो सम डी आर नोट एफ के केस में, मतलब कुछ डी एफ नहीं है, उस केस में आपको डी का कुछ पार्ट ऐसा अवेलेबल हुआ जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा था, डायरेक्टली अवेलेबल हुआ, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि वो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है, वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए तो ट्रू है। इसी तरह अगर पूछा जाए कि सम ई आर नोट एफ, सम ई आर नोट एफ, कुछ ई एफ का पार्ट नहीं है, तो ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही पार्ट, ये देखो ये पार्ट ई का भी तो है, देखो जब सी ही एफ नहीं है, तो सी के अंदर जो पोर्शन डी का आ रहा है वो भी एफ नहीं है, तो ये पोर्शन तो ई का भी है, तो ये पोर्शन जो ई का सी के अंदर आ रहा है वो भी एफ नहीं है। तो सम ई आर नोट एफ के केस में आपको कुछ ई ऐसे दिखाई दिए जो, सॉरी हाँ, आपको कुछ ई ऐसे दिखाई दिए जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहे, तो ये कथन भी क्या हुआ, सॉरी निष्कर्ष भी क्या हुआ, ट्रू हुआ। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है सम नोट के केस में। समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो फिर से, सम ए आर नोट एफ, कुछ ए, ये वाले एफ का पार्ट नहीं है। सम डी आर नोट एफ, कुछ डी, ये वाले वो एफ का पार्ट नहीं है। सम ई आर नोट एफ, कौन से, ये वाले ई जो है जो एफ का पार्ट नहीं। तो ऐसे कंक्लूजन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आसान भी है। तभी मैंने कहा था नेगेटिव रिलेशन पकड़ो, किन में है नेगेटिव रिलेशन, ये बना रहे हैं। अगर ये नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं तो इनके अंदर जो भी आएगा वो भी एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। इनके साथ साथ कौन आ रहा है, कुछ ए भी आ रहे हैं, वो भी एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएंगे, कुछ डी भी आ रहे हैं और कुछ ई भी आ रहे हैं, डायरेक्टली ट्रू हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं, ये समझने वाला पॉइंट है कि सम, ध्यान से देखते हैं क्या गिवन है, कि सम एफ आर नोट ए, इसे देखो कि कुछ एफ जो है वो ए नहीं है। अब इसे करते हैं, सम एफ आर नोट ए, मतलब कि हमें कुछ पोर्शन एफ का ऐसा दिखाई देना चाहिए जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो, यही दिखाई देना चाहिए। देखो कहां पर है, देखिए कहां पर कुछ एफ ऐसे हैं जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं, क्या गिवन है, नहीं दिखाई दे रहे, ये वाले। आप कहोगे अगर ये वाले, तो ये ए का ऐसा पार्ट है जो एफ नहीं है, मतलब कि जब हम ए टू एफ ट्रेवल करेंगे, ए टू एफ जाएंगे, तो हमें ए का कुछ पार्ट ऐसा अवेलेबल है जो एफ नहीं है, मतलब ए टू एफ मूव करने पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन से ए एफ नहीं है। बट इस बार हम कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हैं, एफ टू ए। मुझे इसी तरह जैसे ए टू एफ ट्रेवल किया कि कुछ ए एफ नहीं है, क्लियरली दिखाई दिए, तो सम ए आर नोट एफ हमने ट्रू माना। अब हम सम एफ आर नोट ए की बात कर रहे हैं, मतलब एफ टू ए ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक मुझे ऐसा कुछ पार्ट चाहिए एफ का जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। बताओ दिखाओ कौन सा, ये तो ए का ऐसा पार्ट है जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। क्या आपको ऐसा कोई पार्ट विजिबल हुआ जो एफ का ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं श्योरिटी में, वो फॉल्स ही तो काउंट होती हैं।
फॉल्स ही तो काउंट होती है, क्योंकि F to A ट्रेवल करने पे आपको कुछ F ऐसे क्लियरली विजिबल होने चाहिए थे जो A के साथ डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं, तो वो तो आपको विजिबल ही नहीं हो रहा, विजिबल नहीं हो रहा, तो ये फॉल्स हो रहा है। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए सम F R नॉट D, सम F R नॉट D, ये कंक्लूजन पूछा जाए, ठीक है, तो अब देखिए अगर था सम D R नॉट F, अगर मैं इसकी बात करता हूं सम D R नॉट F, ये क्या था, ट्रू। क्यों? क्योंकि सम D R नॉट F के केस में कुछ D ऐसे अवेलेबल हैं जो F के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं, तो सम D R नॉट F क्या हो गया, ट्रू कंक्लूजन। बट इस बार हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, F to D, मतलब फिर आपको F का भी ऐसा कोई पार्ट दिखना चाहिए जो D के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? D to F तो दिखाई दे रहा है, D से लेके F तक, ये D F नहीं है, दिखाई दिए। क्या F का कोई भी पार्ट ऐसा दिखाई दिया जो D के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, नहीं दिखाई दिया, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसी तरह अगर इसी में पूछा जाए सम F R नॉट E, सम F R नॉट E, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे सम E R नॉट F, कुछ E F नहीं है, तो वो तो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ये E ऐसे हैं जो F नहीं है। बट अगर मैं F to E मूव करना चाहता हूं तो मुझे F का कुछ पार्ट दिखाई देना चाहिए जो E नहीं है, दिखना चाहिए, मुझे विजिबल ही नहीं हो रहा कुछ F से लेके E तक में रिलेशन, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सम नोट के केस में वो पोर्शन दिखाई देना चाहिए क्लियरली जो दूसरे पैरामीटर के साथ नेगेटिव रिलेशन बना, दिखाई दिया तो सही है, नहीं दिखाई दिया तो गलत है। जैसे सम ए आर नोट एफ, कुछ ए एफ नहीं है, दिखाई दिए ये वाले ए एफ नहीं है। सम एफ आर नोट ए, कुछ एफ ए नहीं है, नहीं दिखाई दिए, तो वो गलत है, सिंपल सी बात। क्योंकि श्योरिटी का मतलब होता है डेफिनेट, निश्चित रूप से चीजें वही सत्य माने जाएंगी जो दिखाई देंगी, विजिबल होंगी। जिनकी विजिबिलिटी नहीं है वो क्या है, एक डाउटफुल केस है, तो इसलिए हम उसे क्या मार्क करेंगे, एज अ फॉल्स कंक्लूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है जो अभी मैंने करवाए हैं, इन्हीं से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहां से एक ट्रिक सुनिए, अगर हमने यहां पर देखा सम ए आर नोट एफ ट्रू है, तो इसका रिवर्स कर दो, सम एफ आर नोट ए, ये फॉल्स हो जाएगा। सम नोट कभी भी रिवर्स में ट्रू नहीं होता। फिर से सुनिए, अगर आपको कंक्लूजन गिवन है सम ए आर नोट एफ, देखो हमने ट्रू माना, इसको उल्टा दो, सम ए आर नोट एफ को उल्टा दो, मतलब एफ इधर आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, तो ये कंक्लूजन बना, तो सम एफ आर नोट ए क्या हो गया, फॉल्स। सम नोट का केस कभी भी रिवर्स में ट्रू नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो यहां से आप क्लू पकड़ सकते हो या रेफरेंस ले सकते हो, चीजें समझने में आपकी काफी हेल्प करेंगी, ठीक है। कैसे, वो क्वेश्चन के थ्रू भी बताऊंगा। इसी तरह देखो क्या गिवन है, सम डी आर नोट एफ, देखो सम डी आर नोट एफ क्या था, ट्रू था, उल्टा दो, सम एफ आर नोट डी हमने क्या माना, फॉल्स, क्योंकि विजिबल ही नहीं हो पाता। इसी तरह सम ई आर नोट एफ, ये देखो सम ई आर नोट एफ क्या था, ट्रू था, उल्टा दो इसे, सम एफ आर नोट ई क्या बन गया, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि सम नोट एफ आर नोट ई के केस में कुछ विजिबल ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो सम ए आर नोट एफ अगर गिवन है तो उसके रिवर्स में उल्टा दो उन्हें, तो सम एफ आर नोट ए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आ गया इतना आपके डाउट का आंसर। अगर मुझे गिवन है सम ए आर नोट बी, गिवन है देखो ये कुछ ए बी नहीं है, दिखाई दिए, तो आते हैं बी टू ए, कुछ बी ए नहीं है, उल्टा दिया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम से इसे ड्रॉ करो, ठीक है, या इसे मैं बी मान लेता हूं, इसे कोई और पैरामीटर मान लेता हूं, चलो इसको सी मान लिया, ठीक है, इसको मान लिया सी, तो सम ए आर नोट बी, ये तो ट्रू हुआ, ये ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, सम बी आर नोट ए, इसकी तो विजिबिलिटी नहीं है, मतलब जो हम यहां पर एज अ स्टेटमेंट ले रहे हैं, या इधर जो हमने कंक्लूजन लिया सम ए आर नोट बी, वो यहां पर एज अ स्टेटमेंट यूज हो गया। अगर सम ए आर नोट बी गिवन है इस तरह, तो सम बी आर नोट ए क्या होगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि बी टू ए अप्रोच करने पे उसकी विजिबिलिटी नहीं हो पाती। ये कौन सा पोर्शन बी का ऐसा है जो ए नहीं है, ये इसकी भी तो बात हो सकती है, तो इसका जो रीजन है यहां से कंक्लूड हो गया है। अब बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि जब हमारे पास स्टेटमेंट सम नोट में हो तो क्यों कोई कंक्लूजन ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे का सारा था अभी तक का बेसिक,
जितने भी केसेस हमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमने एक बार उन्हें ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ देखा कि कौन सी चीज कब सही है, कौन सी कब गलत है, कौन सा केस सीखा, ये सिर्फ और सिर्फ अभी श्योरिटी वाला, जहां पर चीजें हमने डेफिनेटली सीखी है। ठीक है, इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस भी करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पॉसिबिलिटी भी सीखना चाहते हैं, तो आपको पॉसिबिलिटी के सेशन भी अवेलेबल होंगे। चॉइस आपकी है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आते भी यही है। ठीक है, तो अभी तक के लिए हमने सिर्फ बेसिक चीजें सीखी हैं, कौन कौन से केसेस पूछे गए हैं जाते हैं उनके ऊपर थोड़ा वर्कआउट किया है। जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन के साथ, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और आने वाले सेशन में हम पॉसिबिलिटी का पार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन के साथ, ऐसे ही बढ़िया तरीके से प्रेपरेशन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन को, क्योंकि प्रैक्टिस तो मस्ट है, जरूरी है, उसके बिना पेपर क्लियर नहीं होगा। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।